सोचिए कि एक अंधेरे कमरे में एक फ्लैशलाइट है हाँ और ये फ्लैशलाइट लगातार हर तरफ घूम रही है। हाँ, एकदम बिना रुके। बिल्कुल, एक ऐसी आंख जो कभी सोती नहीं है। आज की इस गहरी चर्चा में हम बात करने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत के बारे में, यानी रेडार टेक्नोलॉजी। राइट। एक ऐसा अनमैन्ड सेंट्री जो पूरे हेमिस्फीयर पर 24/7 नजर रखता है। लेकिन इसमें कैच है। ये जो सुपरविजन है ना, ये कोई मैजिक नहीं है। इसकी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो प्योरली फिजिक्स के रूल्स पर आधारित हैं। और आज हमारा मिशन यही है, इस टेक्नोलॉजी के सरफेस लेवल से थोड़ा आगे बढ़ना। एग्जैक्टली। हमें ये समझना है कि एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट आखिर काम कैसे करता है। हाँ, और इससे भी जरूरी बात, क्योंकि हर फिजिकल सिस्टम लॉज ऑफ फिजिक्स से बंधा होता है, तो हम उन चार दीवारों का एनालिसिस करेंगे जिनके आगे ये सुपरविजन अचानक ब्लाइंड हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ना पहले इसके फंक्शनल फाउंडेशन को देखना होगा। राइट। रेडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बनाया गया था। राइट। ऑप्टिकल विजन से कंपेयर करें तो इसके कुछ प्राइमरी टेक्निकल एडवांटेजेस हैं जो इसे वॉरफेयर में इंडिस्पेंसिबल बनाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है इसकी ब्रॉड कवरेज, यानी एक हेमिस्फेरिकल अवेयरनेस। देखिए, इंसानी आंख का फील्ड ऑफ व्यू फिजिकली बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। राइट। फोकस एक वक्त में किसी एक नैरो डायरेक्शन में ही हो सकता है। हाँ, पर मॉडर्न फेज्ड अरे रेडार्स बिना किसी मूविंग पार्ट के हजारों बीम्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर करके होराइजन को स्कैन कर लेते हैं, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में। वाओ, मतलब एक मैसिव स्पेशल अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। एग्जैक्टली। और इस ब्रॉड कवरेज के साथ जो दूसरी ताकत जुड़ी है वो मॉडर्न वॉरफेयर का लैंडस्केप ही बदल देती है, वो है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। अक्सर मूवीज में तो दिखाते हैं कि राडार की स्क्रीन पर बस कुछ हरे रंग के धब्बे हैं या ब्लॉब्स ब्लिंक कर रहे हैं। राइट। पर रियल लाइफ में मॉडर्न सिस्टम्स इस तरीके से काम नहीं करते। वो सिर्फ प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं करते, ये ऑब्जेक्ट के नेचर को भी आइडेंटिफाई करते हैं। वेट, नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं? कैसे? देखिए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट रेडियो वेव्स को जिस तरीके से स्कैटर करता है और वेव की फ्रीक्वेंसी में जो स्लाइट चेंजेस आते हैं, जिसे हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, सिस्टम उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके टारगेट की स्पीड और हेडिंग निकाल लेता है। ओह अच्छा, जैसे ट्रेन पास आती है तो हॉर्न की आवाज बदल जाती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। डॉपलर प्रोसेसिंग और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ क्रूशल हो जाता है। अगर टारगेट मूव कर रहा है तो रिटर्न आने वाली वेव कंप्रेस या स्ट्रेच होती है। तो इस माइनर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को एनालाइज करके रडार बता देता है कि टारगेट मैच 2 की स्पीड से पास आ रहा है या मैक्स 0.5 से दूर जा रहा है। हाँ, और इसके अलावा रेडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS का एनालिसिस भी होता है। एल्गोरिदम्स ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आसमान में उड़ने वाला ऑब्जेक्ट एक मैसिव बॉम्बर एयरक्राफ्ट है या एक छोटा कमर्शियल ड्रोन। इस लेवल की टेक्निकल क्लासिफिकेशन तो रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी होगी। एग्जैक्टली। और तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस सिस्टम की पर्सिस्टेंट नेचर में छिपी है। राइट, क्योंकि ह्यूमन ऑपरेटर्स की एक कॉग्निटिव और फिजिकल लिमिट होती है। बिल्कुल। एक हाईली ट्रेन्ड ऑब्जर्वर भी अगर आसमान में घंटों तक लगातार देखें तो माइक्रो लैप्सेस आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, फोकस में फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड का ब्रेक आ ही जाता है। और अगर टारगेट सुपरसोनिक स्पीड पर है तो उस एक माइक्रोलैप्स में टारगेट डिटेक्ट होने से रह जाएगा। वही तो। पर एक अनमैन्ड रेडार सिस्टम एल्गोरिदम्स पर चलता है। एल्गोरिदम्स थकते नहीं हैं। ये गीगाबाइट्स ऑफ रिटर्न सिग्नल्स को 24 आवर्स अ डे प्रोसेस करते रहते हैं, वो भी बिना किसी फटीग के। और वेदर का भी कोई असर नहीं होता होगा, राइट? बिल्कुल नहीं। ये पर्सिस्टेंस वेदर इंडिपेंडेंट होती है। ऑप्टिकल कैमरास और ह्यूमन आइज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर हेवीली डिपेंड करते हैं। जैसे क्लाउड कवर, हैवी रेन या रात का अंधेरा, ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम को सिवियरली डिग्रेड करते हैं। हाँ, लेकिन रेडार रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF बैंड्स में ऑपरेट करता है। ये RF वेव्स इजीली बैड वेदर और क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर लेती हैं, जिससे डे नाइट ऑल वेदर सर्वेलेंस मेंटेन रहती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ बताइए, अगर रेडार इतना ही एडवांस्ड है तो क्या हमें ह्यूमन आइज या ऑप्टिकल सेंसर्स की जरूरत ही नहीं है? क्या इसने उन्हें ऑब्सोलीट कर दिया है? ये अजम्पशन एक्चुअली एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है।
रेडार ऑप्टिकल सेंसर्स का एक कॉम्प्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं। मतलब ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, पर क्यों? देखिए, टेक्निकल टर्म्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ का डिफरेंस ऑब्जर्वेशन क्वालिटी को डिफाइन करता है। लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए इंसानी आंखें बहुत ही फाइन डिटेल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, और रेडार सिर्फ फॉर्म या स्पीड का एक रफ आउटलाइन देता है। एग्जैक्टली एक एयरक्राफ्ट पर स्पेसिफिक मार्किंग्स क्या है या किस कंट्री का इंसिग्निया पेंट किया गया है, ये रेडियो वेव्स डिकोड नहीं कर सकती। ओह, समझ गया। और कलर रिकग्निशन का भी तो इशू होगा। बिल्कुल, इंसानी दिमाग जिस तरीके से विजिबल लाइट को प्रोसेस करके डिटेल्स को कलर्स में सेगमेंट करता है, रेडार आरएफ डोमेन में वो नहीं कर सकता। तो जहां मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों, वहां कलर और फाइन डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सही कहा। इसीलिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रेडार डिटेक्शन के बाद ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरास को टारगेट की तरफ पॉइंट किया जाता है ताकि पॉजिटिव विजुअल आइडेंटिफिकेशन हो सके। दोनों सिस्टम्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पर रिलाई करते हैं, लेकिन जैसे ह्यूमन आई डार्कनेस में लिमिट हो जाती है, रेडार की भी कुछ फंडामेंटल लिमिटेशंस है ना? हाँ बिल्कुल, फिजिक्स के रूल्स को हम एडवांस टेक्नोलॉजी से बाईपास नहीं कर सकते। अगर हम इन बाउंड्रीज को एनालाइज करें तो 4 ऐसी दीवारें सामने आती हैं जहां रेडार फिजिकली ब्लाइंड हो जाता है। तो चलिए इन 4 लिमिटेशंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या है? सबसे पहला और सबसे रिजिड कंस्ट्रेंट है रेडार होराइजन, जिसे लाइन ऑफ साइट भी कहा जाता है। राइट, क्योंकि रेडियो वेव्स एसेंशियली एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। एग्जैक्टली इस ज्योमेट्रिक फैक्ट का नतीजा ये होता है कि अगर टेरेन में कोई सॉलिड फिजिकल मास इंटरवीन करता है, जैसे कोई पहाड़ या डीप वैली, तो वेव्स उसके आर पार नहीं जा सकती। तो इस फिजिकल ब्लॉकिंग की वजह से पहाड़ के ठीक पीछे एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता होगा। हाँ, इसे शैडो जोन कहते हैं। ये रेडार की कवरेज में ऐसी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जहां सर्वेलेंस पूरी तरह निल हो जाती है। पर पहाड़ों से भी बड़ा एक ऑब्स्टिकल है खुद हमारी अर्थ की ज्योमेट्री। बिल्कुल सही, पृथ्वी का सरफेस कर्व्ड है, गोल आकार में। अगर एक रेडार सिग्नल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में शूट कर रहा है तो एक लिमिट के बाद अर्थ का सरफेस कर्व होकर उस लाइन ऑफ साइट से नीचे चला जाता है। ओह, तो कर्व के बाद रेडार वेव्स आसमान में सीधी निकल जाती हैं और जमीन नीचे रह जाती है। एग्जैक्टली मिलिट्री एप्लीकेशन के नजरिए से ये अर्थ का कर्वेचर सबसे बड़ा टैक्टिकल लूप होल बन जाता है। अगर रेडार का एंटेना फिक्स्ड हाइट पर है तो होराइजन के उस तरफ लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला एक टारगेट कंप्लीटली अनडिटेक्टेड रहेगा। हाँ, और इसीलिए कॉम्बैट एविएशन में नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग या टेरेन मास्किंग प्रैक्टिस की जाती है। मतलब एयरक्राफ्ट जानकर वैलीज के बीच से और जमीन के बिल्कुल नजदीक से उड़ते हैं ताकि अर्थ का मास उनके और रेडार के बीच एक नेचुरल शील्ड बन जाए। सही पकड़ा। जब तक टारगेट कर्वेचर के ऊपर नहीं आता, रेडार रिसीवर तक कोई एको नहीं पहुंचता। ये तो हुई टेरेन की बात, लेकिन दूसरी लिमिटेशन तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना? हाँ, दूसरी लिमिटेशन डेलिब्रेट ह्यूमन इंटरफेरेंस पर आधारित है। इसे ससेप्टिबिलिटी टू जैमिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स का इनविजिबल बैटलफील्ड है। राइट। देखिए, रेडार सिस्टम फंडामेंटली एक रिसीवर और प्रोसेसर है जो एकोस पे डिपेंड करता है। एडवर्सरीज इंटेंशनल रेडिएशन जनरेट करके इस रिसीवर को मैनिपुलेट करते हैं। इस जैमिंग का मैकेनिज्म क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? 2 मेजर टेक्निक्स हैं। एक है नॉइज जैमिंग। इसमें सिस्टमैटिज्ड हाई पावर आरएफ नॉइज को रेडार की डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया जाता है। सोचिए, जैसे किसी हाईली सेंसिटिव माइक्रोफोन के सामने एक बड़ा सायरन बजा दिया जाए। एग्जैक्टली। रिसीवर इतना सैचुरेट हो जाता है कि वो उस नॉइज के बीच आने वाली फेंट एक्चुअल एकोस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। स्क्रीन पूरा क्लटर से भर जाती है। और दूसरी टेक्निक कौन सी है? दूसरा मेथड और भी सोफिस्टिकेटेड है। इसे डिसेप्शन जैमिंग कहते हैं। इसमें एनिमी प्लेटफॉर्म्स रेडार की इनकमिंग पल्स को कैप्चर करते हैं। वेट, कैप्चर करते हैं और फिर उसमें स्पेसिफिक डिलेज या फेज शिफ्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वापस रेडार की तरफ भेज देते हैं। ओह वाओ, तो रेडार इस ऑल्टर्ड सिग्नल को रियल समझकर मिसकैलकुलेट कर लेता है। हाँ, रिजल्ट ये होता है कि स्क्रीन पर ऐसे घोस्ट टारगेट्स दिखने लगते हैं जो एक्चुअली फिजिकली वहां है ही नहीं, या फिर टारगेट की लोकेशन ड्रास्टिकली गलत डिस्प्ले होती है। ये तो एक एक्सटर्नल अटैक हो गया, लेकिन रेडार सिस्टम के अंदर भी तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तीसरी लिमिटेशन है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज,
किसी भी सेंसिटिव रिसीवर में अपनी एक इंटरनल इनहेरेंट नॉइज होती है। हाँ, थर्मोडायनामिक्स के लॉज के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन हीट जनरेट करती है। इसे थर्मल नॉइज फ्लोर कहते हैं, राइट? राइट। और इस इंटरनल नॉइज का सीधा असर रेडार की मैक्सिमम रेंज पर पड़ता है। कैसे? जब रेडार सिग्नल किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस रिसीवर तक पहुंचना शुरू करता है तो दूरी की वजह से उसकी पावर बहुत कम हो जाती है। मतलब एको बहुत वीक हो जाती है। एग्जैक्टली अगर उस वीक एको का स्ट्रेंथ रेडार की इंटरनल थर्मल नॉइज के आसपास है तो कंप्यूटर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है या सिर्फ सर्किट का अपना स्टैटिक। यहाँ सिग्नल टू नॉइज रेशियो या SNR क्रिटिकल हो जाता है। अगर SNR लो है तो प्रोसेसर गलती से थर्मल नॉइज को सॉलिड रिटर्न समझ लेता है और फॉल्स अलार्म्स आते हैं। इसको ठीक करने के लिए रिसीवर को थोड़ा कम सेंसिटिव करना पड़ता है जिससे रेंज कम हो जाती है। तो रेडार होराइजन, जैमिंग और इंटरनल नॉइज, ये तीनों तो क्लियर हो गए। लेकिन एक चौथा कंस्ट्रेंट भी है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, मिनिमम रेंज का कंस्ट्रेंट। हाँ, क्लोज अप ब्लाइंड स्पॉट। इस कंस्ट्रेंट का फंडामेंटल कॉज टाइमिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की फिजिक्स में रूटेड है। तो रेडार दूर का तो देख लेता है पर बिल्कुल पास का क्यों नहीं? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। इसे समझने के लिए देखिए कि रेडार कंटिन्यूस वेव की जगह पल्स्ड फॉर्मेट में ऑपरेट करता है। मतलब शॉर्ट बर्स्ट्स में एनर्जी भेजता है और फिर चुप होके सुनता है। राइट। और पूरा प्रोसेस एक डुप्लेक्सर नामक कंपोनेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर आमतौर पे एक ही एंटेना शेयर करते हैं। तो ट्रांसमीटर मेगावाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर वही रॉ पावर सेंसिटिव रिसीवर में चली जाए तो वो इंस्टेंटली फ्राई हो जाएंगे। इसलिए जिस फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड में एंटेना सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है, डुप्लेक्सर रिसीवर को कंप्लीटली आइसोलेट कर देता है। ओह, तो जब रेडार शाउट कर रहा है तो वो सुन नहीं सकता। एग्जैक्टली। और इस ट्रांजिशन टाइम में ही मिनिमम रेंज की वल्नरेबिलिटी पैदा होती है। जब तक रेडार पल्स पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाती, रिसीवर टेक्निकली ब्लाइंड रहता है। और इस डिले का फिजिकल आउटकम बहुत बड़ा होता है। अगर कोई टारगेट बिल्कुल पास उड़ रहा है तो पल्स टारगेट से टकराकर तुरंत वापस आ जाएगी। हाँ, लेकिन डुप्लेक्सर ने रिसीवर को अभी तक कनेक्ट ही नहीं किया है, तो वो अर्ली एको पूरी तरह इग्नोर हो जाती है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे बाइनोक्यूलर से दूर की पहाड़ी क्लियर दिखती है लेकिन शीशे पर बैठी मक्खी ब्लर हो जाती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। पल्स विड्थ कितनी वाइड होगी उससे डिसाइड होता है कि ये मिनिमम रेंज डेड जोन कितना बड़ा होगा। इस जोन के अंदर सब कुछ इनविजिबल रहता है। इन सब फिजिकल रियलिटीज को समझने के बाद क्लियर होता है कि आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ एक रेडार पर डिपेंड नहीं कर सकती। उन्हें इस बात को अकाउंट में लेना पड़ता है कि रेडार कहां और क्यों ब्लाइंड होता है। उठाते हैं। इसीलिए मॉडर्न एयर डिफेंस नेटवर्क्स मल्टी लेयर्ड अप्रोच पर डिपेंड करते हैं। जहां लॉन्ग रेंज रेडार्स का ब्लाइंड स्पॉट बड़ा होता है, वहां स्पेशलाइज्ड शॉर्ट रेंज रेडार्स लगाए जाते हैं। और रेडार होराइजन से बचने के लिए AWACS एयरक्राफ्ट्स को हाई एल्टीट्यूड पर उड़ाया जाता है ताकि वो टॉप डाउन लुक दे सकें। और इन सब के बावजूद ह्यूमन इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स एक्टिव रखे जाते हैं। दोनों डोमेन्स एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट्स कवर करते हैं। एग्जैक्टली। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रिलाई किया तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पूरी तरह गलत पिक्चर प्रेजेंट कर सकता है। अगर इस गहरी चर्चा को समराइज करें तो हम समझ सकते हैं कि रेडार एक पावरफुल 24/7 ब्रॉड कवरेज सिस्टम है जो टारगेट को रिकॉग्नाइज और ट्रैक करता है। लेकिन इसमें ह्यूमन आई वाली डिटेल और कलर रिकॉग्निशन नहीं होती। और फिजिक्स की 4 लिमिट्स हैं, पृथ्वी का कर्वेचर और पहाड़ों से बनने वाला रेडार होराइजन, दुश्मन का जैमिंग करना, सिस्टम की अपनी इंटरनल नॉइस और ड्यूप्लेक्सर की वजह से बनने वाला क्लोजअप मिनिमम रेंज ब्लाइंड स्पॉट। ये फंडामेंटल बाउंड्रीज आज भी रेडार के यूज को डिफाइन करती हैं। इस टेक्निकल डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। हमने देखा कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में लॉन्ग रेंज डिटेक्शन जरूरी है। तो होराइजन के और आगे देखने के लिए अगर हम रेडार की पावर और पल्स विड्थ को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो ये मिनिमम रेंज का ब्लाइंड स्पॉट भी तो उतना ही बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल, ये एक डायरेक्ट ट्रेड ऑफ है। तो दूर बैठे दुश्मन को लोकेट करने की इस रेस में क्या हम अपने ही ठीक नजदीक आने वाले छोटे और डेंजरस थ्रेट्स जैसे कामेकाजी ड्रोन्स के आगे खुद को कंप्लीटली ब्लाइंड तो नहीं बना रहे हैं? क्या हमारी सुपरविजन की एक्सट्रीम कैपेसिटी खुद अपने ही पैरों के नीचे की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है?
ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डिटेल है जिस पर सिर्फ इंजीनियर्स को ही नहीं बल्कि सभी को डीपली सोचना चाहिए।